ईरा एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित घर की बेटी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे और प्रसिद्ध कॉलेजों में हुई थी। ईरा पढ़ाई में तो बहुत ही तेज थी, लेकिन घर के कामकाज में उसे कोई रुचि नहीं थी। हर काम को नौकरों से ही करवा लिया करती थी। ईरा को अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन घर के छोटे छोटे कामों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब ईरा की शादी की उम्र आई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढने शुरू किए। उन्होंने बहुत से अच्छे घरों के लड़कों को देखा, लेकिन कोई भी लड़का ईरा के परिवार को पसंद नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर लड़के दूसरे शहरों में थे और ईरा के घर वालों की इच्छा थी कि ईरा अपने ही शहर में रहे, ताकि वो आसानी से घर वालों के पास आ सके और अपना समय उनके साथ बिता सके। एक दिन ईरा के घर के पास रहने वाले मनोज के घर से रिश्ता आया। मनोज को ईरा ने पहले कभी ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन जब अब रिश्ता आया तो ईरा के घर वालों को लगा कि ये रिश्ता ठीक है। मनोज भी ईरा से शादी के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ईरा बहुत पसंद आई थी। अब दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और बातचीत के दौरान दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मनोज के घर वालों ने ईरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और दोनों परिवारों के बीच खुशी का माहौल था। लेकिन शादी से पहले ईरा के घर वालों ने मनोज के घर वालों के सामने 2 शर्तें रखी। ईरा के पिता ने कहा, हमारे घर की परंपरा है कि शादी के बाद लड़की को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, इसीलिए हम ये शर्त रखते हैं कि ईरा को हमारे पास ही रहना होगा और मनोज को हमारी ही जगह पर आकर रहना होगा। अरे नहीं नहीं, और ये कैसा संभव है? मनोज के पिता ने हैरान होकर कहा, ओ ईरा हमारी बहू है, हम उसे अच्छे से रखेंगे। हमारा घर भी काफी बड़ा है और उसके लिए जगह भी पर्याप्त है। ईरा के घर वाले थोड़ा असहज महसूस करते हुए बोले, अरे नहीं, और हमारे कहने का यह मतलब नहीं है। और देखिए, हमने वो घर ईरा के लिए ही बनवाया था, तो अगर ईरा और आप लोग उस घर में रहे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मनोज के पिता थोड़े चुप हो गए। मनोज की माँ ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, लेकिन वो घर तो बहुत दूर है और हमने तो अपनी बहू के लिए इतना प्यारा और देखभाल देने का सोचा है। हम क्या करेंगे अगर वो घर में अकेली रहती है? ईरा के पिता, जो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, मुस्कुराए और बोले, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे अकेला छोड़ देंगे, और बस इतना चाहते हैं कि वो जिस घर में रहे उसमें आराम महसूस करे। वो अपने घर की तरह रहे, ना कि किसी महल की तरह जहाँ वो बंधन महसूस करे। मनोज के पिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं तो ठीक है। जिसमें हमारी बहू ईरा की खुशी है, हम भी उसी में खुश हैं। हम उसे किसी भी चीज में रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों बाद ईरा और उसके ससुराल वाले नए घर में शिफ्ट हो गए। घर काफी बड़ा और आलीशान था। ऊपर के फ्लोर पर मनोज के घर वाले रहते थे और नीचे के फ्लोर पर ईरा और मनोज। घर का किचन भी नीचे के फ्लोर पर था, ताकि ईरा को कोई भी परेशानी ना हो। मनोज की माँ ने ईरा को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बिल्कुल, अब तुम इस घर में पूरी तरह से आराम से रह सकती हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम जैसे चाहो वैसे कर सकती हो। ईरा मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद मम्मी, अब मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं भी यहाँ अपने तरीके से रह सकूं। आपका प्यार हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि ईरा का व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा था, पर ईरा के घर वालों ने मनोज के घर वालों के सामने एक और शर्त रखी। हमारे घर की बेटियां शादी के बाद करीब 2 महीने तक घूंघट में रहती हैं।
और किसी के भी सामने अपना घूंघट नहीं हटाती हैं। हालांकि ये शर्त मनोज के घर वालों को समझ नहीं आई, पर फिर भी उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके घर का अगर ऐसा रिवाज है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। ईरा आराम से घूंघट में रह सकती है। शादी के बाद अगले दिन से ही ईरा ने घर के दोपहर के और रात के खाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। बाकी के छोटे मोटे काम ईरा की ननद दीप्ति कर लिया करती थी। हालांकि किचन नीचे वाले फ्लोर पर थी, तो अक्सर वो दोपहर के और रात के खाने की तैयारी अकेले ही किया करती थी। एक बार ईरा की ननद उसकी मदद करने ऐसे ही किचन में आ गई, पर ईरा उससे कुछ बात नहीं कर रही थी। ईरा की ननद दीप्ति के बार बार पूछने पर भी ईरा उससे कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ ही देर में बहाने से ईरा वहां से निकल करके कहीं जाने लगी। ये बात दीप्ति को अच्छी नहीं लगी। वो ईरा के पीछे पीछे जाने लगी। ईरा घर के पीछे के आंगन में चली गई। वहां पर जैसे ही उसने दीवार पर हाथ लगाया, दीवार में से एक दरवाजा खुला और ईरा उसके अंदर चली गई। दीप्ति ये सब देखकर एकदम चौंक गई थी। वो भी धीरे से उसी तरीके से दीवार पर हाथ रख के दरवाजा खोल के अंदर चली गई। उसने देखा ये तो एक तहखाना था। वो धीरे धीरे ईरा का पीछा करने लगी। कुछ देर के बाद चलने के बाद उसने देखा कि ईरा एक कमरे के अंदर चली गई है। दीप्ति कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर के अंदर देखने लगी। उसने अंदर जो देखा वो देख करके एकदम चौंक गई। उसने देखा कि अंदर एक बहुत ही बढ़िया आलीशान कमरा है, जिसमें सारी सुख सुविधाओं की चीजें उपलब्ध है और एक बड़ा सा बेड रखा हुआ है, जिस पर ईरा बैठ करके टीवी देख रही है, जबकि जो औरत अब तक घूंघट ओढ़ करके ईरा बनने का नाटक कर रही थी, उसने अपना घूंघट हटा दिया था। दीप्ति उस औरत को तुरंत पहचान गई। ये औरत तो ईरा भाभी के घर में किचन का काम किया करती थी। इसका नाम तो शायद तरु है। बेबी जी, अब मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, पर एक दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत? आपकी ननद दीप्ति आज किचन में आ गई थी और मुझसे बार बार पूछ रही थी। क्या? दीप्ति नीचे कैसे आ गई? तुमने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, अब मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं जल्दी से किचन का काम निपटाकर आपके पास आई हूँ। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बेबी जी, अब मुझे किसी ने नहीं देखा। ठीक है, अब तुम घर जाओ, मैं किचन में जाती हूँ। दीप्ति ये सब दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। अच्छा, तो ये माजरा है। कुछ ही देर में ईरा कमरे से निकल करके घर की तरफ चली गई, जबकि तरु दूसरे कमरे की तरफ चली गई। दीप्ति फिर से उसका पीछा करने लगी। आज तो मैं सच्चाई का पता लगा करके ही रहूंगी। इतने दिनों से हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। ये कह करके दीप्ति तरु का पीछा करने लगी। तरु कुछ दूर आगे जाकर के ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगी। दीप्ति भी उसके पीछे पीछे ही थी। जब सीढ़ियां चढ़ करके दीप्ति ऊपर आई, तब उसने देखा कि वो तो ईरा के घर के आंगन में थी। अच्छा, तो ये माजरा है। ईरा भाभी के घर वालों ने जो हमें मकान दिया है, उसमें उन्होंने एक तहखाना बनवाया है, जो दोनों घरों को आपस में जोड़ता है। अब ये बात तो मुझे घर पर बतानी ही होगी। तुरंत दीप्ति वापस अपने घर को चली आई और सारे घर वालों को चिल्ला चिल्ला करके घर के हॉल में बुला लिया। अरे क्या बात है दीप्ति, ऐसे क्यों बात हो गई जो इतना चिल्ला चिल्ला करके हमें बुला रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग आओ तो सही। भाभी, अब ये घूंघट हटा दो। अब इस घूंघट का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। भाभी इतने दिनों से हमसे झूठ बोलती आई है। घर का खाने का काम भाभी नहीं करती है, बल्कि भाभी के घर जो काम करती है, जिसका नाम तरु है, वो सारा काम करती है।
भाभी की जगह ये घूंघट लेकर के किचन का सारा काम करती है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो ये तहखाने के रास्ते भाभी के घर चली जाती है। ये सुन करके मनोज के घर वाले चौंक जाते हैं। तहखाना? हाँ, इस घर में एक तहखाना भी है, जहाँ पर जब भाभी की हेल्प काम करती है तब भाभी वहाँ पर आराम करती है। वो तहखाना भाभी के घर से भी जुड़ा हुआ है। आप लोग चलो मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कह करके दीप्ति घर वालों को अपने साथ लेकर के जाती है और उन्हें पूरा रास्ता दिखाती है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने ये सब बहुत गलत किया है। तुम इतने दिनों से हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। इस घर में इतना बड़ा तहखाना है और हमें ये बात पता ही नहीं है। क्या इसीलिए तुमने मेरे साथ शादी की थी ताकि तुम मुझे बुद्धू बना सको? ईरा को अपनी गलती पता चल गई थी। वो तुरंत मनोज से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो मनोज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे खाना बनाना नहीं आता था और तुम्हारी जॉइंट फैमिली है। मुझे लगा कि कहीं ये बात सुन के तुम मुझसे शादी करने से मना न कर दो, इसीलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। हालांकि मैं घर के सारे काम पूरे मन से सीख रही हूँ। अब मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए था ताकि मैं खाना बनाना अच्छे से सीख सकूं। बस इसीलिए मैंने तरु की मदद ली थी। अरे तो तुम मुझे बता देती, हम तुम्हें घर में ही सब कुछ सिखा देते। इसके लिए तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सॉरी, मुझे तब आप लोगों के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा आप लोग को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से ऐसा कुछ मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर जरूर करना, ठीक है? वैसे तुम्हें अब खाने में क्या क्या बनाना आ गया है? अब तो मैं सारा खाना खुद ही बना लेती हूँ। ठीक है, तो आज रात का खाना तुम बनाओगी, तरु नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।